सर देखो, सबसे पहले अपने को क्या पढ़ना है, सेलर भैया इंसॉल्वेंट हो गए। सेलर भैया मतलब जिन्होंने गुड्स बायर को बेचा है या बेचने वाले हैं, वो इंसॉल्वेंट हो गए। तो सर सेल और एग्रीमेंट टू सेल के केस में, सेल और एग्रीमेंट टू सेल के केस में क्या होगा, देखो बहुत ध्यान से समझना। सेलर भैया हो गए इंसॉल्वेंट, सेल के केस में तो ओनरशिप बायर के पास में जा चुकी है, जबकि एग्रीमेंट टू सेल के केस में ओनरशिप अभी तक खुद सेलर के पास में ही पड़ी है। और इंसॉल्वेंट कौन हो रहा है, सेलर हो रहा है। जब सेलर हो रहा है इंसॉल्वेंट, यानी अब इसके बिहाफ पे ऑफिशियल असाइनी या रिसीवर आएगा, ठीक है। जो इसकी प्रॉपर्टी होगी वो इकट्ठा करेगा, जो इसकी प्रॉपर्टी होगी वो इकट्ठा करेगा। सर सेल के केस में ओनरशिप किसके पास में जा चुकी है, बायर के पास में जा चुकी है। तो क्या ओनरशिप अभी भी इसकी है, बोलो हाँ या ना, शैलिशा बता। ओनरशिप सेलर की है या बायर की है सेल के केस में, सेल के केस में ओनरशिप किसकी है, बायर की है। बायर की है। तो क्या ऑफिशियल रिसीवर उन गुड्स को ले सकता है, ऑफिशियल नहीं। ऑफिशियल असाइनी या रिसीवर, जो इसकी मालिकाना हक वाली चीज है वही तो इसके पास जाएगी। तो सेल के केस में तो ओनरशिप बायर के पास में जा चुकी है गुड्स की। तो क्या वो सेलर ऑफिशियल असाइनी बायर से वो गुड्स खींच के ला सकता है अपने पास में, खींच के मतलब ओनरशिप जा चुकी है, तो क्या वो गुड्स ऑफिशियल असाइनी ले सकता है, नहीं ले सकता। क्योंकि सर ओनरशिप तो बायर के पास में जा चुकी है, ऑफिशियल असाइनी अब कुछ नहीं कर सकता, बस इतना सा कर सकता है, ज्यादा में ज्यादा बायर से जो पैसा वसूलना है सेलर को, वो अब ये वसूल सकता है या नहीं वसूल सकता है बायर से। यस, समझ में आया सबको, मान्यमी, देवांश, यस सर। देवांश तेरे को आ गया बेटा, यस सर। ठीक है। तो देखो मेरी बात सुनो, मेरी तरफ देखो, लॉजिकली सोचने की कोशिश करो कि क्या होगा। कि सर देखो, सेल के केस में सेलर से बायर के पास में ओनरशिप जा चुकी है, यानी कि उस गुड्स का ओनरशिप तो जा चुकी है। तो क्या ऑफिशियल रिसीवर उन गुड्स को ओनरशिप जाने के बाद में भी वापस ले सकता है, नहीं सर नहीं ले सकता। ज्यादा में ज्यादा क्या कर सकता है कि सर जो पैसा वसूलना है ना वो ऑफिशियल रिसीवर बायर को बोल के और पैसा वसूल सकता है। ठीक है, आओ पढ़ते हैं। इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर, सेल के केस में ऑफिशियल असाइनी विल नॉट बी एबल टू टेक ओवर द गुड्स, क्योंकि ओनरशिप तो जा चुकी है, बट विल रिकवर द प्राइस फ्रॉम द बायर इफ एनी ड्यू। यदि कोई पैसे लेना अभी तक बायर से बाकी है तो फिर वो वसूला जा सकता है। और एग्रीमेंट टू सेल के केस में सर अभी भी इंसॉल्वेंट कौन हो रहा है, सेलर हो रहा है, यानी ऑफिशियल रिसीवर या असाइनी आके अपॉइंट हो चुका है। अब एग्रीमेंट टू सेल के केस में सर ओनरशिप अभी तक सेलर के पास में ही है, भविष्य में बायर के पास में जाएगी। तो जब सेलर के पास में इन गुड्स की ओनरशिप है, तो क्या ऑफिशियल रिसीवर उन गुड्स को अपने पास में, मतलब सारे अकाउंट्स मेंटेन करते समय अपनी मान के ले सकता है, सेलर की मान के ले सकता है। हाँ सर, अभी तक ओनरशिप सेलर के पास में ही है उन गुड्स की, तो वो गुड्स जो है वो ऑफिशियल रिसीवर अपनी मान के अपना हक जता सकता है। ऑफिशियल असाइनी विल एक्वायर द कंट्रोल ओवर द गुड्स, क्योंकि अभी तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, but the price will not be recoverable from the buyer, but the price will not be recoverable from the buyer। भाई तो ऐसा थोड़ी हो सकता है कि तू गुड्स भी ले लेवे और बायर को कुछ देवे भी नहीं और फिर बोले चल प्राइस भी जमा करा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो गुड्स तो तुमको यहाँ पर एग्रीमेंट टू सेल में, क्योंकि ओनरशिप सेलर की है, तो गुड्स का कंट्रोल किसके पास चला जाएगा, ऑफिशियल रिसीवर के पास चला जाएगा, लेकिन बायर से प्राइस रिकवरेबल नहीं होगी। ये फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया। इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर, एक में तो बायर के पास में चली जाती है तो कुछ नहीं कर सकता, केवल प्राइस वसूल सकता है। दूसरे में गुड्स पे कंट्रोल कर सकता है लेकिन प्राइस नहीं वसूल सकता। ये पॉइंट समझ में आ गया हो तो
बायर की इंसॉल्वेंसी की तरफ बढ़े? बोलो हाँ या ना एवरीवन। यस सर। ठीक है, तो सर इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर, बायर के केस में देखो, अब इंसॉल्वेंट कौन हो रहा है? बायर। अपने को दोनों एंगल में देखना है, सेल के केस में देखना है, एग्रीमेंट टू सेल के केस में देखना है। सेल के केस में बायर के पास में ओनरशिप आ चुकी है और इंसॉल्वेंट भी कौन हो रहा है? बायर, यानी बायर के बिहाफ पे ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट होने जा रहा है। ठीक है, तो सेल के केस में ओनरशिप बायर के पास में, एग्रीमेंट टू सेल के केस में ओनरशिप सेलर के पास में। तो यार तुम खुद ही लॉजिकली सोच लो, ये इंसॉल्वेंट हो रहा है, ऑफिशियल रिसीवर इसकी जो भी प्रॉपर्टी है उस पर कंट्रोल लेने आएगा। सेल के केस में ओनरशिप इसके पास में आ चुकी है, तो आंसर क्या होगा? सेल के केस में ऑफिशियल, the official assignee will have control over the goods, the official assignee will have control over the goods, ओनरशिप इसके पास में आ चुकी है। जीत पटेल आ रहा हूं 1 मिनट। ठीक है, और इस केस में क्या होगा? एग्रीमेंट टू सेल में अभी तक ओनरशिप सेलर के पास में ही है। द ऑफिशियल असाइनी विल नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर द गुड्स, क्योंकि ओनरशिप अभी तक सेलर के पास में ही है और बायर इंसॉल्वेंट हुआ है। आई होप ये चीज, ये लास्ट की 2 लाइनें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्लियर हुई है। जीत पटेल बोल, क्या हुआ? सर इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जहाँ पे जो सब्जेक्ट मैटर है दैट हैज बीन accidentally destroyed by the seller, so the risk of loss would be to the buyer or the seller. 1 मिनट, इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कौन सी सिचुएशन है? सेल है या एग्रीमेंट टू सेल है? सेल सर, सेल। सेल है, यानी ओनरशिप सेलर से बायर के पास में जा चुकी है, इतना ही बोल रहे हैं? यस। यस सर। अब बता आगे क्या? सर एक्सीडेंटली सेलर के वजह से गुड्स का डिस्ट्रक्शन हो गया। गुड्स का डिस्ट्रक्शन जो है वो सेलर की गलती के कारण हो रहा है, इसका मतलब है ही विल बी, ऑल दो मालिक ये हो गया, ओनरशिप इसकी हो गई, लेकिन ये बंदे की गलती के कारण गुड्स को नुकसान हो रहा है, तो ही विल बी मेड रेस्पॉन्सिबल भरपाई के लिए। अब बोल, ओके सर। है ना? ये तो मैंने बताया था ना कि सर गुड्स को जब भी नुकसान हो रहा है, गुड्स को जब भी रिस्क हो रही है या डैमेज हो रहा है, तो उस समय उन गुड्स का जो भी मालिक है, जो भी ओनर है, वो रेस्पॉन्सिबल होगा उस गुड्स की नुकसान के लिए, लेकिन उसको उठाना पड़ेगा उन गुड्स का नुकसान। लेकिन यदि किसी पार्टी की गलती के कारण हो रहा है तो फिर उसको रेस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है कि भैया तेरी गलती से हो रहा है। एंड सर, बोल। सर इफ द मिस्टेक हैज बीन डन बाय एनी थर्ड पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट फिर। यदि मिस्टेक किसी थर्ड पार्टी के कारण हो रही है, तो देखो नुकसान किसको उठाना पड़ेगा? जो उस समय ओनर था। यदि सेल हो चुका है तो बायर ओनर, यदि एग्रीमेंट टू सेल हो चुका है तो सेलर ओनर। ये तो हो गई पहली बात, नुकसान जो भी ओनर है उसको बेयर विथ करना पड़ेगा। अब यदि किसी थर्ड पार्टी की बेवकूफी के कारण उन गुड्स को नुकसान पहुंच रहा है, ये आएगा अभी आगे। ठीक है, किसी थर्ड पार्टी की बेवकूफी के कारण गुड्स को नुकसान हो रहा है, तो फिर जो थर्ड पार्टी के ऊपर है, केस करने का राइट मिलेगा या नहीं मिलेगा? यस और नो? तेरे कारण हमारे मिलेगा सर। को नुकसान हुआ, पर केस करने का राइट किसको मिलेगा? जो उस समय उन गुड्स का ओनर है। यदि सेलर ओनर है तो सेलर थर्ड पार्टी पे केस कर सकता है, यदि बायर ओनर है तो बायर थर्ड पार्टी पे केस कर सकता है। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, चलो। तो ये है ना, मैं चाहता हूं जब आपको नोट्स मिल जाए ना, प्रिया मिस से मैंने बात कर ली है, और जब आपको नोट्स मिल जाए तो उसमें ये जो एडिशनल पॉइंट जो तुम्हारे नोट्स में नहीं आए हुए ना, ये यहाँ से लेके और चिपका लेना। चिपका लेना मतलब लिख लेना हाथ से, ताकि गलती से भी छूट ना जाए। अब मुझे ये बताओ, तुम में से मैंने कल एक बात बोली थी ना, दैट कॉन्ट्रैक्ट के पीछे वाला जो है, उसके पीछे ही सेल आउट हो जाके किसी किसी के नोट्स मिले हैं भैया, जैसे ईशा को मिले हैं,
या ये जो नए जो आए हैं उनको मिले हैं, तो पुराने वालों के भी कॉन्ट्रैक्ट के पीछे खोल के देखा पलट के कि जहां कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है वहां सेल ऑफ गुड्स के नोट्स तो नहीं है? देख सर लिया? देखा है, नहीं है। कंफर्म कर लिया ना? जिन 8 जनों ने नोट्स के लिए बोला उन्हीं को पूछ रहा हूँ, नहीं है ना? हाँ सर, नहीं ठीक, है। ठीक है, ठीक है, मैम को मैंने बोल दिया, गो अहेड। चलिए, अब देखो अपन ने क्या क्या कर लिया, सेल और एग्रीमेंट टू सेल के बीच में अपन ने डिफरेंस कर लिया। अब इसी तरीके से डिफरेंसेस आ रहे हैं बिटवीन सेल एंड हायर परचेज। फिर डिफरेंस आएगा बिटवीन सेल एंड बेलमेंट। फिर डिफरेंस आएगा बिटवीन सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। फिर डिफरेंस आएगा नहीं, फिर टॉपिक आएगा हाउ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड, ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है। ठीक है, लास्ट टाइम इन पे से क्वेश्चन आया है, बिल्कुल लास्ट वाले अटेम्प्ट में, मई 2022 वाला जो अटेम्प्ट है ना, उसमें इस वाले पार्ट से आया है। मैंने उन लोग को बोला था इसमें से आएगा, और आया, बिल्कुल आया इस वाले पार्ट में से, क्योंकि ये मुझे बहुत टाइम से इंपॉर्टेंट लग रहा था और इसमें से क्वेश्चन आया नहीं था। सो इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन और पेरिशिंग ऑफ गुड्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है, और उसके बाद में प्राइस कैसे फिक्स होगी गुड्स की, ये टॉपिक करना है अपने को। ठीक है, और ये करने के बाद में अपना फर्स्ट चैप्टर खत्म होगा, यानी अभी बहुत कुछ बाकी है, 10 मिनट और ले सकते हैं अपन। तो आइए सेकंड टॉपिक चालू करते हैं, डिफरेंस बिटवीन सेल एंड हायर परचेज। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देता हूँ, हायर परचेज क्या होता है। देखो, हायर परचेज ये टॉपिक क्या है, एक्चुअली में फाइनेंस और अकाउंट्स का टॉपिक है, फाइनेंस या फिर अकाउंट्स का टॉपिक है। बट हमें तो डिफरेंस देखना है कि सर सेल और हायर परचेज में क्या डिफरेंस है, इसलिए समझना पड़ेगा। देखो क्या होता है, जीत पटेल ने एक ऑफिस खोला। जब जीत ने एक ऑफिस खोला, तो सर ऑफिस में बहुत सारी मतलब अपने को मशीनरीज, देन ट्रांसपोर्टेशन के लिए या तो कार या फिर बस या ट्रक ये खरीदना पड़ेगा, मशीनरीज खरीदनी पड़ेंगी, फर्नीचर खरीदना पड़ेगा, टेबल कुर्सी चेयर खरीदने पड़ेंगे, कंप्यूटर्स खरीदने पड़ेंगे, मतलब कुछ भी देख लो कितने सारे खर्चे होते हैं। जीत के पास में अभी पैसे हैं मान लो 5 लाख रुपए। ठीक है, उसमें इसको सब मैनेज करना है, ये भी ये भी ये भी। आप खुद भी जानते हो, कार ही यदि अपन बोल रहे तो कार ही 8-9 लाख रुपए की आने लग गई है, ढंग की कार। यदि इसने पूरा पैसा कार में डाल दिया तो ये मशीन नहीं ले पाएगा, कंप्यूटर्स नहीं ले पाएगा, फर्नीचर नहीं ले पाएगा, लेकिन इसे तो 5 लाख रुपए से ही धंधा स्टार्ट करना है। ठीक है, तो इसने क्या डिसाइड किया कि या तो मैं चीजें परचेज कर सकता हूं, या फिर मैं हायर कर सकता हूँ, या रेंट पे ले सकता हूँ, कुछ भी बोल लो। ठीक है, या तो मैं परचेस कर लूं तो मेरा काम नहीं चलेगा, 5 लाख रुपए सारी एक चीज में ही चली जाएगी, तो मैं या तो रेंट पे ले सकता हूँ। सेकंड ऑप्शन यही होता है ना, मैं कंप्यूटर्स भी रेंट पे ले आऊं, मैं मशीनरीज भी रेंट पे ले आऊं, मैं कार भी रेंट पे ले आऊं, मैं फर्नीचर भी रेंट पे ले आऊं। ये ऑप्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है, बोलो? है ना, अच्छा ऑप्शन है ना, जब अपने पास में कम पूंजी और कम पूंजी में धंधा स्टार्ट करना है तो हायरिंग और रेंटिंग भी तो ऑप्शन हो सकता है, हाँ या ना? यस सर। एवरीवन, अरे आंख नाक कान खोल के सुनो, ये चीजें आगे कभी बिजनेस में जाओगे तो काम आने वाले हैं ये कंसेप्ट। ठीक है, अब लेकिन हायर या रेंट में क्या प्रॉब्लम होती है, आप उस चीज का किराया भरते रहते हो पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, और एंड में वो चीज जाके आपकी होती भी नहीं है, क्योंकि ओनरशिप तो कभी आपको मिली ही नहीं उस चीज की। तो आप किराया भी भरते रहोगे लेकिन ओनरशिप उस चीज की कभी आपकी होगी नहीं। कितनी दिल में दर्द होता है यार, कि यार पैसे भी दे रहे हैं और हमको अल्टीमेटली चीज मिल भी नहीं रही है। चलो, तो इस चीज का तोड़ आया हायर परचेज। हायर परचेज क्या होता है, देखो समझो। हायर परचेज एग्रीमेंट यदि दो जने आपस में बना रहे हैं, तो उसमें इनिशियली तो मान लो 10 साल का हायर परचेज एग्रीमेंट बना एक मशीनरी को लेकर। तो इसमें क्या होता है ना, ये जो है 1 2 3 हर साल जो आप पैसा दे रहे हो,
ठीक है, हायर चार्जेस। ठीक है, हर साल जो आप पैसा दे रहे हो वो हायर चार्जेस है, किराया रूपी है। लेकिन जब आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू हो जाए, इंस्टॉलमेंट नहीं सॉरी, जब आपका लास्ट वाला रेंट या हायर चार्जेस ड्यू होंगे, उसके बाद में आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आप चाहें तो उन गुड्स को खरीद सकते हैं, या अपने पास में वो जैसा भी एग्रीमेंट बनाए कि लास्ट इंस्टॉलमेंट जिस दिन भर दूंगा, 10th इंस्टॉलमेंट उस दिन वो चीज मेरी हो जाएगी, या फिर लास्ट इंस्टॉलमेंट भरने के बाद में मेरे को एक राइट मिल जाएगा कि कुछ नॉमिनल अमाउंट और भर के मैं उस चीज को अपनी बना सकता हूँ। ठीक है, यानी कि हायर भी कर रहा हूँ और एंड में जाके मैं उस चीज को खरीद भी ले रहा हूँ। या फिर ये 10वीं इंस्टॉलमेंट में, इंस्टॉलमेंट नहीं, 10वां किराया जिस दिन मैंने भर दिया उस दिन वो चीज मेरी हो जाएगी। यानी इसमें दर्द भी नहीं हुआ कि देखो शुरुआत में भी पैसे कम लग गए, जैसे जैसे मेरा बिजनेस ग्रो होता गया वैसे वैसे मैंने उस चीज को काम भी लेते रहा, कम पैसे में धंधा भी स्टार्ट कर दिया, और एंड में जाके वो जिस दिन लास्ट वाली जो रेंट वाली जो थी अमाउंट वो दे दिया, उस दिन मैं उस चीज को परचेज कर लूंगा। अच्छा कंसेप्ट है या नहीं है बताओ हायर परचेज का? यस और नो? सेल और हायर Yes, परचेज sir. समझ में आया? यस अब देखो दोनों, हर चीज के अपने फायदे और नुकसान होते हैं, हर चीज के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। तो सर सेल में क्या होता है, ओनरशिप इमीडिएटली फ्रॉम द सेलर टू बायर ट्रांसफर होती है, या भविष्य में एग्रीमेंट टू सेल में सेलर से बायर के पास में ओनरशिप ट्रांसफर होती है। हायर परचेज में क्या होता है, आप किराएदार की तरह कुछ सालों तक उसका रेंट भरते हो, और जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट भरते हो तब वो जाके सेल में कन्वर्ट होती है। ये पहली बात समझ में आई? बोलो यस और नो। यही सेम चीज यदि आपने इंस्टॉलमेंट में ली हो, इंस्टॉलमेंट में ली हो, ईएमआई पे ली हो, तो क्या प्रॉब्लम? अब देखना, वहां पे भी आपने मान लो 10 साल के इंस्टॉलमेंट पे कोई फ्रिज खरीदा है या कोई मशीनरी खरीदी है, तो हायर परचेज में उसको खरीदना और इंस्टॉलमेंट में उसको खरीदने में क्या फर्क होएगा? सर हायर परचेज में तो चौथे साल आपको लगा कि मुझे अब इस चीज की और जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर अपना एग्रीमेंट खत्म कर सकते हो, किराए की चीज की फर्दर जरूरत नहीं है, तो आप उस चीज को वापस दे सकते हो। जबकि इंस्टॉलमेंट्स में आपने ईएमआई पे कोई चीज ली है, आप चौथे साल में यदि मना करोगे तो वो चीज आपसे वापस ले, मतलब आप मना नहीं कर सकते हो एक्चुअल में उस चीज के लिए, मना किया तो आपसे जब्त करके ले ली जाएगी। पहली बात। दूसरी बात, सेल और हायर परचेज में मैं डिफरेंस देखूं, एक में तो ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है, एक में ओनरशिप जिस दिन लास्ट इंस्टॉलमेंट पे की जाती है उस दिन ट्रांसफर होती है ओनरशिप, उससे पहले आप जस्ट किराएदार हैं उस चीज के। क्या ये बेसिक हायर परचेज का एक एंगल और डिफरेंस समझ में आया आपको? बोलो। Yes, sir. ठीक है, यस अब मुझे एक बात और बताओ कि सर जब अभी तक सेल हुई ही नहीं है हायर परचेज के केस में, तो क्या उस पे टैक्स, सेलिंग वाला टैक्स लग सकता है क्या, जिसको अपने गुड्स एंड जीएसटी बोलते हैं? पहले तो सेल्स टैक्स होता था, कोई चीज बिकती थी, जीएसटी से पहले क्या था, सेल्स टैक्स होता था, तो कोई चीज बिकती थी तो सेल्स टैक्स लगता था। अभी क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। जब कोई चीज बिकी ही नहीं तो क्या बिकने का टैक्स लग सकता है उसके ऊपर? नहीं सर, बिकने का टैक्स कैसे लगेगा? तो हायर परचेज में तो अभी तक हम किराए पे चल रहे हैं, तो उस पे जीएसटी नहीं लग सकता, बेचने और खरीदने वाला। जबकि सेल में तो हाथों हाथ ठोको जीएसटी, क्योंकि चीज बिक रही है। ठीक है, हायर परचेज में वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स कब लगेगा? जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी जाएगी, उस समय मान लिया जाएगा कि चीज सेल हो गई, उस समय जीएसटी लगेगा। बात समझ में आ गई? बोलो। Yes, sir. अरे बाउंसर तो नहीं जा रहे हैं तुम्हारे अमीश नायर? अमीश नायर, ओए नायर साहब, माइक खोलो अपना। बाउंसर तो नहीं जा रहा है तेरा? रिया राठौड़, चिंता हो रही है या चिंता था चिता चिता हो रही है? समझ गया सर, इतने गंदे जोक्स मत मारा करो आप। चलिए, तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, आओ एक एक लाइन पढ़ते हैं और
सेल और हायर परचेज के बीच में डिफरेंस समझते हैं, और एक बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा, वो भी अभी इस दौरान बताऊंगा। पढ़ना चालू कर भाई जीत पटेल। Sale is a contract by which property and goods passes from the seller to the buyer for price. Property in goods passes from ownership in goods passes from the seller to the buyer for a price is a contract of sale, we all know that। जबकि हायर परचेज में क्या होता है पर? Hire purchase agreement is basically a contract of hire, but in addition, it gives hirer an option to purchase the goods at the end of the hiring period. Until the final payment, the hirer is merely a bailee for the goods, and ownership remains with the bailier. बेलर बेली रिलेशनशिप बताया था ना आपको। बेलमेंट क्या होता है? बेलमेंट में केवल ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, लेकिन उन गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। तो हायर परचेज में क्या हो रहा है? ट्रांसफर ऑफ पोजेशन हो रहा है कि भाई किराए पे यूज ले ले, लेकिन मैं तेरे को ओनरशिप नहीं दे रहा हूं। तो इन हायर परचेज इट इज जस्ट, आप समझ लो बेलमेंट जैसा ही है कि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर रहा हूं, लेकिन उन गुड्स का पोजीशन तेरे को किराए पे उन गुड्स को लेने के लिए दे रहा हूं। ठीक है, सो ओनरशिप रिमेन्स विद द बेलर, यानी कि जिसका वो गुड्स है, और हायरर जो है जिसने उन गुड्स को लिया है वो बेली जैसे उसके पास में केवल उन गुड्स का पोजीशन आएगा। ठीक है, आइए डिफरेंसेस पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, Transfer of ownership. Property and goods transferred immediately. सेल में प्रॉपर्टी इन गुड्स सेलर से बायर के पास में हाथों हाथ जा रही है, जबकि हायर परचेज में In this case, it is transferred on payment of last installment. इट इज ट्रांसफर्ड ऑन पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। अरे रिया और हिमांशी, आज क्लास तो नहीं है तुम्हारी दूसरी? नहीं सर। ठीक है, चलिए। पोजीशन, Position of buyer is that of owner of the goods. बायर And कौन है position यार? of the ओनरशिप मिल चुकी है ना, तो ओनरशिप के कारण बायर ओनर ऑफ द गुड्स बन चुका है। जबकि हायरर की पोजीशन क्या है बताओ? पोजीशन ऑफ हायरर इज दैट ऑफ बेली। गुड्स दूसरे का है, मेरे पास में किराए पे पड़ा हुआ है, मैं बेलर बेली में बेली जिसके पास में गुड्स आता है, ओनरशिप दूसरे की होती है। टिल ही पेज लास्ट इंस्टॉलमेंट, लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी तो अब अपन भी ओनर, अदरवाइज लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने तक अपन बेली। थर्ड पॉइंट, राइट टू टर्मिनेट, बोल विजीत पटेल। right to terminate. The buyer has no right to terminate the contract of sale by returning the goods. The hirer has right to terminate the agreement at any time by returning the goods. यदि गुड्स खरीदा है तो मेरे को गुड्स को रिटर्न करने का कोई राइट नहीं है, और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का कोई राइट नहीं है, नहीं तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जबकि मैंने जब गुड्स हायर पे लिए, किराए पे लिए हैं, मैं कभी भी चौथे साल के बाद मुझे लगता है, चौथे साल के बाद मुझे लगता है कि यार अब इन गुड्स की जरूरत नहीं है, तो 4 साल का किराया भर दिया, लो वापस पकड़ो अपने गुड्स। और ये कितनी अच्छी प्रपोजिशन है। कंप्यूटर्स 4 साल में 5 साल में ऑब्सोलीट हो जाते हैं, तो कंप्यूटर्स को परचेज करने की बजाय मैंने उन कंप्यूटर्स को हायर परचेज पे लिया। 4 साल बाद वो कंप्यूटर ऑब्सोलीट है, ले भाई तेरा कंप्यूटर वापस पकड़, मैंने 4 साल तक किराया जैसे ले लिया। ये ऑप्शन भी होता है मेरे पास में। रीसेल, The buyer can resell the goods as he is the owner of the goods. Hirer cannot resell goods before the last payment of installment. बायर ने उन गुड्स को सेलर से खरीदा है, तो क्या बायर उन गुड्स को आगे वापस बेच सकता है किसी सेकंड बायर को? हाँ सर, बिल्कुल बेच सकता है, उसका अधिकार है ये। जबकि मिस्टर एक्स से मिस्टर वाई ने वो गुड्स हायर परचेज पे लिए हैं, अभी तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं किए, तब तक ये किराएदार है। जब तक ये किराएदार है, ये खुद उन गुड्स को आगे किसी मिस्टर जेड को बेच सकता है क्या सर? नहीं बेच सकता, नहीं बेच सकता, नहीं बेच सकता। जब तक कि लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करके गुड्स जिसके खुद के नहीं हो जाए वो नहीं बेच सकता। टैक्स, सेल हटा दिया है, सेल्स टैक्स अब चलता नहीं, अब जीएसटी चलता है, इसलिए टैक्स पढ़ गई। Tax is levied at the time of making the contract, and tax is not levied until it becomes sale. जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं हो जाती तब तक वो सेल तो हुई नहीं, तब तक वो किराएदारी ही है, तब तक
ये वाला टैक्स नहीं लगेगा, जबकि यहाँ तो शुरुआत में टैक्स ठुक जाएगा। नेक्स्ट। सर, हाँ सिंस हायर परचेज के केसेस में यूजुअली एसेट्स का इंस्टॉलमेंट हो जाता है, तो फिर जब भी इंस्टॉलमेंट खत्म हो गया तब इधर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा ना? कैपिटल गेन टैक्स क्यों लगा? हम तो सेलिंग वाले टैक्स से मतलब रख रहे हैं। वी आर जस्ट कंसर्न विद सेलिंग एंड परचेजिंग वाला टैक्स। अब कैपिटल गेन्स टैक्स और उनसे अपने को कोई मतलब नहीं है, अभी अपना ना वो टॉपिक है। अपने को कहाँ देखना है, एक तो सेल के केस में तो इमीडिएटली सेलर से बायर के पास में ओनरशिप जा रही है, तो यानी हाथों हाथ सेल हो रही है, यानी उस पर हाथों हाथ जीएसटी ठुकेगा। जबकि इधर क्या होगा, हायर परचेज में लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद में ओनरशिप आएगी, तो यहां आके उस पे सेल पे वो ठुकेगा, टैक्स ठुकेगा। अब इसमें देख, परचेजिंग और सेलिंग में बहुत सारी बातें हैं। तू जो कैपिटल गेन्स टैक्स की बात कर रहा है वो भी कहीं ना कहीं डेफिनेटली आएगा यहाँ पर। प्लस इसने इतने सारे किराए दे दिए, तो यहाँ डेप्रिसिएशन भी तो आएगा। मशीनरी ली है मैंने, मान ले मशीनरी ली है, तो मशीनरी ओवर द टाइम डेप्रिसिएट हुई है, तो 10वें साल में डेप्रिसिएटेड वैल्यू पे टैक्स भरूंगा या नहीं भरूंगा? तो वो सारे टैक्सेशन एस्पेक्ट है, अपने को उनकी फिक्र करने की यहाँ लॉ में अभी जरूरत नहीं है। समझ गया? ओके सर। ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पर टैक्स भी बचेगा आपका, क्योंकि आपका लास्ट मोमेंट में डेप्रिसिएटेड वैल्यू पे टैक्स लगेगा। चलो, सो दिस इज ऑल the distinction between sale and hire purchase. Now we are left with distinction between sale and payment and sale and contract for work and labor. ये important है भैया, ध्यान रखना। ठीक है, तो कल कितनी बजे मिले भाई बताओ, बी फास्ट। कल कितनी बजे मिले? कैमरा चालू करो ना अपना अपना। कल कितनी बजे मिले जल्दी बताओ। टुमारो इट विल बी 25th, सर सेम टाइम 10 o'clock. Would it be suitable to all? हिमांशी कल तेरी क्लास होगी क्या 11 बजे? नहीं सर। तो 10 बजे मिले अपन कल 10 o'clock। सर कल आप 40 मिनट्स की क्लास ले सकते हो क्या? मैं तो सोचा था कल 2 घंटे की क्लास लूंगा। 40 मिनट्स की क्यों चाहिए तेरे को? सर क्योंकि एक दिन छुट्टी चाहिए। छुट्टी चाहिए क्यों? मैं 2 घंटे की इसलिए लेने वाला था क्योंकि